हेलो यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी मूव विद दीपक यादव। तो गाइज आज है 6 जून। तो आज है सैटरडे। आज का देखेंगे हम द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे जो कि यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सो चलते हैं एडिटोरियल के ऊपर। उससे पहले आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा गाइज, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने लवासना को गेट को देखकर हम डेली अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इस कोट शीलम परम भूषणम से। तो गाइज यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? कैरेक्टर इज वर्च्यू, है ना। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, डेली एनालिसिस से अगर कोई भी आपको दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर जो स्टैंडर्ड जो हमारा स्टैटिक बुक से कोर्स चल रहा है चैनल पर स्टडी मोर पर, वहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आकर मुझसे वो प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। दीपक_1004 के नाम से मेरा अकाउंट है और फेसबुक अकाउंट मेरा दीपक यादव के नाम से है। दोनों जगह एक ही प्रोफाइल है। आकर यहाँ पर अपनी कोई भी बिंदास कोई भी प्रॉब्लम हो, 100 बार प्रॉब्लम अपनी पूछो, सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करा जाएगा। ठीक, तो चलते हैं अपने हम लोग एडिटोरियल के ऊपर। स्टार्ट करने से पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पर कोरोना वायरस केसेस क्या है। कोरोना वायरस केसेस का यहाँ पर क्या खेल है पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पर 68,26,940 केसेस हैं। डेथ जो है 3,97,433 है और रिकवर हुए हैं 33,12,924। इंडिया की कंडीशन देखें तो छठे नंबर पर है 2,36,184 केसेस के साथ। 8 से 9 हज़ार केसेस डेली आ रहे हैं यहाँ पर। और पहला आर्टिकल है पेज नंबर 6 पे एडिटोरियल पे, शाइना लाइट के नाम से। यहाँ पे HCQ की बात हो रही है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की बात हो रही है, उसके पॉलिटिक्स को लेकर। कुछ स्टडीज़ ने प्रूव करा कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। हालांकि ये एंटी मलेरियल ड्रग है, बट यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इससे बेनिफिट्स नहीं दिख रहा है और स्टडीज़ जो हैं अब वो सब मुकर गई हैं इससे। और जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसको देखते हुए इसने कह दिया कि जो जितने भी ट्रायल्स चल रहे हैं, ड्रग ट्रायल्स चल रहे हैं, उन सबको रोक दिया जाए। और यहाँ पर इसको देखते हुए यूरोप ने जो अपने ड्रग ट्रायल्स चल रहे थे उन्हें रोक दिया। और भी स्टडीज़ हुई, उस उन्होंने कुछ ऑथर्स ने भी बोला, जो डेटा पब्लिश करा न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, कि जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, और जो कोविड-19 है इनसे जो ड्रग्स बनाई गई थी, और यहाँ पर जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है इनसे कहा जा रहा था मदद मिल रही है, सब इन चीज़ों से मुकर गए हैं। ये सब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे मोर्टेलिटी को भी लेकर आ रहा है कि जो मोर्टेलिटी रेट है यहाँ पे हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, यानी जो लोगों की डेथ हो रही है उसका एक सही डेटा प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है, जो स्टैटिस्टिक्स है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बिगर कंसर्न क्या था, हमारे साथ जो डेटा था वो सप्लाइड करा जाता था सजिस्फेयर कॉरपोरेशन के द्वारा, जो यहाँ पर एक बॉडी है जहाँ पर उसकी खस्ता हालत है। यहाँ पे आप देख सकते हो हैंडफुल ऑफ जरे से एम्प्लॉयज़ हैं और साइंटिफिक एक्सपर्टाइज भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, तो ये सही से काम नहीं कर पा रहा था उसके द्वारा यहाँ पर। फिर उसके बाद जो जर्नल्स है वहाँ पर इसे ब्लेम करता रहा सर्जिस फेयर को कि ये जो डेटा है वो करेक्टली डेटा प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है। और ये भी कहा गया कि जो डिसइंटरेस्टेड एनालिसिस है, जो ये बेतुका का एनालिसिस है, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में। ठीक है, अब बात करी जा रही है यहाँ पर, आगे चलें तो यहाँ पे कहा जा रहा है ओपननेस जो है, ब्लेम गेम से अच्छा है कि हम लोग ओपननेस रखें, चीज़ों को अच्छे से खोल के बताया जाए कि यहाँ पर कितनी डेथ हुई हैं या कितने वो हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा काम करेगी पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड आर्टिकल है विनिंग फार्मूला। पेज नंबर 6 पर ही है। विनिंग फार्मूला में यहाँ पे क्या है कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हमारी, सब आपको पता होगा कि लॉकडाउन की वजह से सब बंद हो गई थी, जैसे हमारा क्रिकेट है और भी चीज़ें हैं, सब कुछ पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर उसे रिवाइव हो रहा है धीरे धीरे। वो किस तरीके से कर रहे हैं वो यहाँ पर देखना है। उसके बाद कि हम क्या सीख कर हम भी किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर बात हो रही है। अब जो बेस्ट वे है जो स्पोर्ट्स को दोबारा रिवाइव करने का, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को, इसके साथ साथ यहाँ पर हमें सावधानी भी परखनी होगी और धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि जो ग्लोबल स्पोर्टिंग लीग्स है वो धीरे धीरे यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग। और जो फार्मूला है वो अब यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया गया है 8 रेस के लिए, जो कि रिवाइज कैलेंडर स्टार्ट होने वाली है। डबल हेडर इन ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग जुलाई। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया। स्पोर्ट्स से हालांकि हमारा यूपीएससी वालों को इतना लेना देना का मतलब नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपको एग्जाम्पल लिख सकते हैं आपकी किस तरीके से रिवाइव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई से ये 8 रेस। अर्लियर जो यहाँ पर अभी जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रैंड प्रिक्स
यहाँ पे था उसे कैंसिल कर दिया गया था। उसके 11th आवर पे 11th उसका जो 11th स्टेज चल रही थी उस पे यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया था, जब उसमें से एक टीम का जो मेंबर था वो कोविड-19 पॉजिटिव निकला था। रिसेंटली जो जर्मन फुटबॉलर लीग है वो भी रिस्टार्ट होने वाली है अपने सीज़न के साथ साथ, वाइल जो प्रीमियर लीग है वो भी यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है इस मंथ के बाद। तो ये सब कंट्रोल एनवायरनमेंट में स्टार्ट करा जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। F1 जो है फार्मूला वन रेस, ये भी एक नया ऑपरेटिंग प्रोसीजर को दिखाएगा और शो बैक ऑन ट्रैक होने वाला है। ठीक है, एक नए प्रोसीजर से स्टार्ट करने वाले हैं, शो को दोबारा लाने वाले हैं। जो भी पार्टिसिपेंट होंगे फार्मूला वन रेस में सबको टेस्ट करा जाएगा रेस से पहले। इन चीज़ों से हटकर देखें तो कोई भी स्पेक्टेटर नहीं होगा, कोई भी सट्टाबाज नहीं होगा वहाँ पे, सिर्फ 80 मेंबर्स जो हैं वो अलाउ करे जाएंगे। रेस ट्रैक पे जो ब्रॉडकास्ट होंगे वो भी सिर्फ और सिर्फ क्या, केवल 60 होंगे। जो फार्मूला वन रेस है ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है एक गुड रीस्टार्ट, है ना, एक गुड रीस्टार्ट स्टार्ट करता है। ये हम लोगों को इंस्पायर करता है कि हम लोग भी अपनी स्पोर्टिंग इंडस्ट्री को इसी तरह से अपने वापस ट्रैक पर ला सकते हैं, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए। जो प्लेयर्स होंगे उनको जो है टेस्टिंग वगैरह करने के बाद यहाँ पर चीज़ों के ऊपर फोकस करा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। इन चीज़ों को लेकर बात चल रही है। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। अब बात हो रही है, ये भी पेज नंबर 6 पर आर्टिकल है, आर राइट टाइम टू शिफ्ट फार्मा गियर्स। अब जो फार्मा गियर्स हमारी मेडिसिन वगैरह हैं उन्हें शिफ्ट करने का टाइम हो रहा है। इसमें हम लोग हेल्थ इम्पैक्ट फंड की बात करेंगे, HIF की बात करेंगे, और मेडिसिन कैसे रजिस्टर होती हैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और फंडिंग की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है HIF को, ताकि चीज़ों को आगे आने वाली प्रॉब्लम से टैकल करा जाए, है ना। तो उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन भी आता है कि कुड rules and practices organizing healthcare around the world would have been better suited to this COVID-19 outbreak। ठीक, ये जो रूल्स और प्रैक्टिसेस हैं जो कि यहाँ पे हेल्थ केयर को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या ये सूट करते हैं कोविड-19 जो आया है उसको। ठीक, तो यहाँ पर उसको देखते हैं हम लोग। पहले क्या है, जो हेल्थ इम्पैक्ट फंड है इसे एक प्लॉजिबल इंस्टीट्यूशन कहा है, सच्चा जिस पे हम विश्वास कर सकें उसे कहते हैं प्लॉजिबल इंस्टीट्यूशन कहा गया है। इसमें रिफॉर्म होना चाहिए करंट रिजाइम में, ताकि हम लोग डेवलप कर सकें और मार्केटिंग कर सकें न्यू फार्मास्यूटिकल्स की। ठीक है, मार्केटिंग कर सकें न्यू मेडिसिन वगैरह की और डेवलप कर सकें, उसके बारे में बात हो रही है। कुछ बातें जान लेते हैं हम लोग अपने हेल्थ इम्पैक्ट फंड के बारे में। फर्स्ट पॉइंट देखें तो गवर्नमेंट जो है इसमें फाइनेंस देता है HIF को, रिवॉर्ड्स के रूप में रिवॉर्ड्स देता है, जो कि अब जो हमारे फार्मासिस्ट होता है या फिर कोई होता है जो कि ड्रग को इनोवेट करता है, ठीक है, एक नई ड्रग की, एक नई मेडिसिन की खोज करता है, उसे रिवॉर्ड देता है गवर्नमेंट इसमें, जो कि रजिस्टर करा देता है हेल्थ इम्पैक्ट फंड में। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट उसे रिवॉर्ड देता है। साथ ही साथ जो फर्म्स है वो यहाँ पे रजिस्टर कराई जाती है न्यू ड्रग्स के उसमें, ठीक है, न्यू ड्रग्स के रूप में रजिस्टर कराई जाती है हेल्थ इम्पैक्ट फंड के साथ। उसके बाद रजिस्टर्ड करे जाते हैं ड्रग्स को भी, जो कि एलिजिबल होते हैं रिवॉर्ड्स के लिए, और HIF के द्वारा भी पेड करा जाता है इन्हें। एक्सचेंज में देखिए जो ड्रग्स हैं उन्हें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रूप में देखा जाता है। ग्लोबली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के जितने पे प्रोडक्शन हुआ है उतने में ही यहाँ पर बात करते हैं शायद बेचने की। अब रिवॉर्ड्स जो है वो बेस हैं हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ द ड्रग के ऊपर, कि जो रिवॉर्ड्स कब दिया जाएगा या फिर रिवॉर्ड्स किस चीज़ के ऊपर बेस होगा, कि या कितना बड़ा रिवॉर्ड होगा, कि वो कितने लोगों को सही कर देता है ना, क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका हेल्थ के ऊपर लोगों की, है ना। उसके बाद जब जो मेडिसिन की बात हो रही है, मेडिसिन क्या है, मेडिसिन ह्यूमैनिटी का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है, तभी तो लोग और ज़्यादा जिंदा जी पा रहे हैं। अब जो ग्लोबल मार्केट है फार्मास्यूटिकल का, ये करेंटली यहाँ पे एक 110 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे वर्थ करता है। जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है पूरे यहाँ पर ग्लोबल की बात हो रही है, पूरे वर्ल्ड की 110 लाख करोड़ रुपए का। एनुअली 1.7% जो है वो ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट है। रफली अब बात करें तो 55% जो है ग्लोबल फार्मास्यूटिकल
स्पेंडिंग, ये 60 लाख करोड़ रुपए ब्रांड नेम के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्रांड नेम के लिए इसमें से 60 लाख करोड़ रुपए इस्तेमाल होता है, जो कि पेटेंट के अंडर में होते हैं। आगे हम लोग, मैं अभी आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं, जेनरिक मेडिसिन के बाद ब्रांड मेडिसिन, ब्रांडेड मेडिसिन, उन दोनों का डिफरेंस वगैरह भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो बने रहिएगा आगे के लिए। इंडिया में बात करें तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोली है, मोनोपोली क्या होती है, यानी सिंगल सेलर, है ना, मोनोपोली होती है सिंगल सेलर, और नंबर ऑफ उसके खरीदने वाले बायर्स होते हैं, सिंगल सेलर, नंबर ऑफ बायर्स। अब जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोली प्राइस है न्यू मेडिसिन की, ये बहुत ही लोअर होती है, बट कभी कभार यहाँ पे अनअफोर्डेबल होती है ज़्यादातर लोगों के लिए, चाहे कितनी भी लोअर रख लो, गरीबी है तो यहाँ पे अनअफोर्डेबल भी होती है। देखा जाए तो कुछ यहाँ पर बात हो रही है, कमर्शियल फार्मास्यूटिकल इनोवेटर्स जो हैं वो इन चीज़ों से हटकर पहले अपना कवर करने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने लगाया है, ठीक है, कवर करते हैं अपनी लार्ज R&D कॉस्ट करेंटली, जैसे कि यहाँ पे 14 लाख करोड़ ईयर की बात कर रहे हैं, इसे पहले रिकवर करते हैं, बाद में कुछ प्रॉफिट की बात करी जाएगी। इंक्लूडिंग, इसमें क्या इंक्लूड होता है, कॉस्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, साथ साथ इसे बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेट सेफ्टी और एफिकेसी की भी बात करते हैं, ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ साथ यहाँ पे ज़रूरत होती है सेफ्टी की भी और एक एफिशिएंट काम की भी। अब R&D के कंसर्न देखिए, R&D से क्या थोड़ी बहुत चिंतित बातें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनकी बात करें तो वाइल यहाँ पे हम लोगों को एविडेंटली फंडिंग जो है वो कंटिन्यू करनी चाहिए। फंडिंग जो फार्मास्यूटिकल R&D यहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मान लो कह ले रहे हैं हम, उसमें कंटिन्यू फंडिंग करनी चाहिए ताकि वो लोग जो है रेगुलर बेसिस पर सर्चिंग करते रहें और इनोवेशंस करते रहें। और यहाँ पर अब बात हो रही है आगे, तो देखें जो यहाँ पे 3 मेन कंसर्न्स हैं R&D के, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट कंसर्न क्या है, जो इनोवेटर्स हैं जो कि मेडिसिन वगैरह को इनोवेट करते हैं, ठीक है, इन्वेंट करते हैं, तो ये मोटिवेट होते हैं खोज से अपने लार्ज मार्कअप्स। अब यहाँ पे बात हो रही है कुछ नेग्लेक्टेड डिजीज़ हैं, कुछ यहाँ पे जिन डिजीज़ के ऊपर सब ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता है, और ज़्यादातर सफ़र, ये जो डिजीज़ है इन चीज़ों से गूंज रहे होते हैं गरीब लोग, और जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते एक्सपेंसिव मेडिसिन को लेकर। अब जो WHO है उसने लिस्ट कराएं जो यहाँ पर जो नेग्लेक्ट करी जाती हैं डिजीज़, वो कौन कौन सी हैं। कम से कम 1 बिलियन डिजीज़ तो बहुत सारी हैं, कम से कम 1 बिलियन पीपल इससे अट्रैक्ट होता है, लेकिन जो 0.35% फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इसके लिए काम करती है केवल, जिसमें से 0.12% इंडस्ट्री स्पेंड करती है अपना यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया के लिए, जो कि हर साल 1.7 लाख पीपल ईच ईयर यहाँ पे इससे मरते हैं इन बीमारी से। तो सिर्फ कितनी यहाँ पर आप देख सकते हो इंडस्ट्री कितनी, 0.12% इंडस्ट्री सिर्फ काम करती है इसके लिए। तो यहाँ पर हम लोगों को ये हमारे लिए चिंतित वाली बात है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड हमारी मेन कंसर्न क्या है, थैंक्स करते हैं हम लोग जो कि रिचर पीपल हैं, ठीक है, अमीर लोग हैं जो कि मेडिसिन की प्राइस, जो कि न्यू मेडिसिन आती हैं वो कॉस्टली होती हैं, तो उनकी प्राइस को अफोर्ड कर लेते हैं और ख़रीदते हैं, हाई प्राइसेस पे ख़रीदते हैं, रिचर लोग होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कुछ पीपल ऐसे भी होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते एडवांस मेडिसिन को, क्योंकि जो कि पेटेंट में के अंडर में होती है, पेटेंट के अंडर में होती है। मैं आपको पेटेंट वगैरह सबका फंडा आगे समझाऊंगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ये स्पेशली ऐसा होता है जब ये लोग बिगड़ जाते हैं। क्यों बिगड़ जाते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनका यहाँ पे जो है वो गुस्सा हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है उसका वो तो बहुत लो होता है, लेकिन पेटेंट के अंदर होने की वजह से यहाँ पर इसे बेचा बहुत हाई प्राइसेस पे जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड मेन कंसर्न क्या है, जो रिवार्ड्स हैं डेवलप करने के या फिर प्रोवाइडिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये हम लोग पुअरली कोरिलेट करते हैं। हमारा जो थेरापेटिक वैल्यू है, चिकित्सक यहाँ पे से रिलेटेड वैल्यूज़ हैं, उनसे हम सही से रिलेट नहीं कर पाते हैं। फर्म्स जो हैं वो आप देखते होंगे डुप्लीकेट ड्रग्स वगैरह, जो छोटे छोटे आपके घरों के पास मेडिकल्स वगैरह खुले हुए होते हैं, जो छोटे मोटे झोला छाप डॉक्टर बैठे होते हैं, वो सब डुप्लीकेट ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, डुप्लीकेट मेडिसिन का। फर्म जो है वो कमा रही है अंधाधुन, अंधाधुन पैसा कमा रही है डुप्लीकेट ड्रग्स को डेवलप करने के बाद, है ना, डेवलप कर करके उससे अंधाधुन पैसा कमा रही है। और कुछ तो ऐसे हैं जो बिलियंस कमा रहे हैं मार्केटिंग करके इन ड्रग्स फॉर पेशेंट्स, और पेशेंट्स को जहाँ पर बेनिफिट नहीं मिल रहा है इन ड्रग्स को, उन ड्रग्स की मार्केटिंग करके भी यहाँ पे ढेर सारा पैसा कमाया जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं जो इन प्रॉब्लम्स उनको एड्रेस करने की बात करी जा रही है। जो हेल्थ इम्पैक्ट फ़ंड है उसमें अच्छी तरीके से फंडिंग करी जाए
और जो फार्मास्यूटिकल इनोवेटर्स हैं, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन की खोज करते हैं, उनको रिवॉर्ड करा जाए, ठीक है, उनको रिवॉर्ड दिया जाए। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग इन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस के लिए? जो न्यू मेडिसिन है उन्हें रजिस्टर करा जाए फंड से, ठीक है, रजिस्टर करा जाए फंड से, और उन्हें बेचा जाए मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मैन्युफैक्चर करा जाए बिलो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब हम लोग अब क्या करेंगे, जो हमारी मेडिसिन है वो अगर यहाँ पर हमारी फंड से, जो हमारा जो हमारा हेल्थ इम्पैक्ट फंड है ना, HIF है, अगर उसमें रजिस्टर करा देते हैं, उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो जितना मैन्युफैक्चर में कॉस्ट लगी है उससे भी कम में डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ये एक सॉल्यूशन बताया गया है। और जो फंड है, फंडिंग का बहुत सारा यहाँ पे बेनिफिट्स मिल सकते हैं हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे अगर गवर्नमेंट अगर अच्छी तरीके से फंडिंग करती है, कहाँ पर, HIF में, तो कुछ यहाँ पर हम लोगों को अच्छे रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। अब फंड की बात करें तो जो फंड है एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर देता है, रिवॉर्डिंग फॉर हेल्थ आउटकम्स रेदर देन सेल्स, यानी कि लोगों की हेल्थ ज़्यादा सही होगी, बिकम अगर यहाँ पर ज़्यादातर काम करेंगे हेल्थ के ऊपर, लोगों की अच्छी मेडिसिन देंगे जो हेल्थ के ऊपर ज़्यादातर सही करेगी, यानी कि ना कि सेल्स के ऊपर। उसके बाद जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म है, जो ये हमारा रिवॉर्ड का तरीका है, ये ओरिएंट होना चाहिए टुवर्ड्स हेल्थ गेन्स, यानी कि जो लोग किन्हें किन्हें रिवॉर्ड देना चाहिए, किन लोगों को, जिनकी मेडिसिन सबसे ज़्यादा लोगों को ठीक कर रही है, हेल्थ में उनके गेन आ रहा है, उनको रिवॉर्ड देना चाहिए, ना कि जिनकी सबसे ज़्यादा बिक रही है और हेल्थ में गेन भी नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद जो ये फंड है, यहाँ पर इनोवेटर्स को एक राइट इंसेंटिव भी प्रोवाइड करा सकता है, ये गाइड कर सकता है इन लोगों को, यहाँ पर कहते हुए कि हाउ कैन वी डेवलप एन इफेक्टिव प्रोडक्ट देन अचीव हाई सेल्स एट अ हाई मार्कअप्स, यानी कि हम कैसे प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलप करें कि जो कि ज़्यादा बिकें, ज़्यादा मार्कअप के, या फिर ऐसे डेवलप करें कि जो इफ़ेक्टिव हों और अच्छी तरीके से फैलाए भी जाएं, और जो डिज़ीज़ हैं वो कम भी कर दें, यानी कि डिज़ीज़ के ऊपर अच्छे से काम करें, प्रोडक्ट ऐसे ऊपर काम करें, या फिर जो पैसे के लिए काम करें जो कि सबसे ज़्यादा बिके, ठीक है, ये क्वेश्चन इनके लिए पुट हो जाता है। जो फंड है इसलिए यहाँ पर प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि हम लोगों के जो फार्मास्यूटिकल इनोवेटर्स हैं वो अच्छी तरीके से काम कर सकें, है ना। उसके बाद यहाँ पर तो होता है हमारा आर्टिकल एंड, साथ ही साथ हमारा द हिंदू एनालिसिस का भी एंड होता है इसके साथ। बट मैं आपको बता रहा था कि जेनरिक और हमारी ब्रांडेड मेडिसिन का डिफरेंस। अब जो देखो यहाँ पर होता है, यहाँ पे देखो, एक होती है हमारी जेनरिक मेडिसिन, एक होती है ब्रांडेड मेडिसिन। आपको पता होगा जेनरिक मेडिसिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं, है ना, सस्ती होती हैं। ब्रांडेड मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं, है ना, सस्ती होती हैं, चीपर होती हैं, या फिर ये एक्सपेंसिव होती हैं ब्रांडेड मेडिसिन। अब ये जेनरिक मेडिसिन सस्ती क्यों होती हैं? अब यहाँ पर बात करें हम पहले ब्रांडेड मेडिसिन की। ब्रांडेड नाम का बता है। अब पेटेंट क्या होता है, पेटेंट अब यहाँ पे आप लगा सकते हो, देखो जैसे कि अब बात करते हैं हम लोग यूएसए की, है ना, यूएसए की बात करते हैं। यूएसए रिसर्च करता है ज़्यादातर मेडिसिन के ऊपर, उन्हें डेवलप करता है, ठीक है, उन्हें बनाता है, अब उन्हें बताता है तो फिर उस पर पेटेंट लगा देता है 20 साल का, 20 साल का पेटेंट। यानी कि अब मान लीजिए ये पर्सन है, आपका नाम है, अच्छा मान लो मेरा नाम है दीपक, ठीक है, दीपक है, अब मैं पर्सन हूँ, मैं यहाँ पर मेडिसिन्स अगर मैंने बनाई, मैंने ठीक है इनोवेट करी मेडिसिन, तो मैं उसका पेटेंट मांगूंगा। पेटेंट किस तरीके से मांग सकता हूँ, भले ही मैंने अगर उसमें 100 रुपये की मेडिसिन बनाई है, भले ही मैंने अगर 100 रुपये की मेडिसिन, मेरा 100 रुपये का इंग्रेडिएंट लगा है, ठीक है, उसके अंदर जो मटेरियल लगा है, या फिर मेरा 10 रुपये का इंग्रेडिएंट लगा है, लेकिन मैं वहाँ पर मुँह मांगी कीमत मांग सकता हूँ, क्योंकि मैं उसको पेटेंट, उसके लिए पेटेंट के लिए उसमें रजिस्टर करवा रहा हूँ, और साथ ही साथ वो मेडिसिन बेनिफिशियल है सबके लिए, तो यहाँ पर मैं उससे मुँह मांगी कीमत मांग सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं मान लो पेटेंट कराता हूँ 20 साल का, 20 साल का पेटेंट होता है, तो मेरी जो मेडिसिन है वो 20 साल के लिए पेटेंट में चली गई, है ना। तो ये यहाँ पर मैं अपने ही नाम से, अब मैं इसका खुद का सिर्फ सिंगल, मैं ही मोनोपोली मान लो, सिंगल सेलर ही रहूँगा मैं, और मैं ही यहाँ पर बेचूंगा इस पूरी मेडिसिन को। फिर उसके बाद बात होती है, लेकिन अब ये जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं, जेनरिक मेडिसिन वो होती हैं जिनका जो पेटेंट मैंने बताया ना, पेटेंट करने के बाद यहाँ पे 20 साल बाद पेटेंट ख़त्म हो जाता है ना। अब 20 साल बाद पेटेंट ख़त्म हो जाता है, तो वो उसके बाद वो जेनरिक मेडिसिन के तौर पे बिक जाती हैं, ठीक है, वो जेनरिक मेडिसिन कहलाती हैं। पेटेंट्स ख़त्म हो जाता है तो वापस वो सस्ती पे आ जाएंगी, है ना, जो बिक रही थी। जैसे कि मैंने बताया कि चाहे मैं 10 रुपये का इंग्रेडिएंट लगा रहा हूँ, चाहे मैं 100 रुपये का इंग्रेडिएंट लगा रहा हूँ, मैं मुँह मांगी कीमत मांग सकता हूँ। मान लो मैंने
मैंने मांग ली 600 रुपये मांग लिए, ठीक है, मेडिसिन के। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं 600, अब क्या होगा 600, जो जब जेनरिक मेडिसिन वो कन्वर्ट हो जाएगी तो ये 600 तो लेगी, 600 में तो बेचेगी नहीं। तो 600 में नहीं बेचेगी तो ये अगर मेरी 10 रुपये की मेडिसिन होगी तो वो हो सकता है कि 50 या 100 में बेचे। 100 रुपये की मेडिसिन होगी तो या फिर 150 या 175 में बेचे। तो ऐसा कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इंडिया ही हब है पूरा जेनरिक मेडिसिन का। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया ज़्यादा पे पेटेंट्स ख़त्म हो जाता है तो वो मेडिसिन को यहाँ पर जिनका पेटेंट्स ख़त्म हो जाता है वो जेनरिक मेडिसिन में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो यहाँ पर सेल करी जाती है। तो यहाँ पर यूएसए ने भी एक बार क्वेश्चन उठाया था, डोनाल्ड ट्रंप भी हालांकि क्वेश्चन उठाते रहते हैं कि हम लोग रिसर्च करते हैं, हम लोग मेडिसिन को डेवलप करते हैं और आप लोग उन सब का फ़ायदा उठाते हो। तो यहाँ पर ऐसे ही एक केस भी गया था सुप्रीम कोर्ट में, आपको याद होगा तो, ठीक है, हिंदू में ही आया था, काफ़ी टाइम हो गया कि, तो लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये सब गलत है। करते क्या था यहाँ पर हम लोग जो पेटेंट्स है, क्यों केस किस बात का गया था कि जो यहाँ पर पेटेंट्स थे, ठीक है, पेटेंट से हटने के बाद अब जो जेनरिक मेडिसिन कन्वर्ट हो रही थी, तो अब जेनरिक मेडिसिन में वो करते क्या थे, उसमें कोई चीज़ें अदला बदली कर देते थे, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स में अदला बदली कर देते थे, कोई चीज़ें हटा वटा के डाल देते थे और उसे वैसे ही वहाँ पर उसे ही दोबारा वैसे ही जनरेट कर देते थे और कह देते थे कि ये अब उसे हमारे पेटेंट का नाम दो, ठीक है, हाँ उसे हम दोबारा पेटेंट में रजिस्टर कराएंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होगा। तो इसी को लेकर हम यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप भी कहते थे कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी कहते थे, क्या कहते हैं भी, कि हम लोग रिसर्च करते हैं, हम लोग डेवलप करते हैं मेडिसिन को, आप लोग सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हो। और हालांकि इंडिया तो है वो हमारा जेनरिक मेडिसिन का हब भी है ना। तो उसके बाद हो गई हमारी अब बात, और हमने पढ़ लिया द हिंदू एनालिसिस को पूरा का पूरा। तो चलते हैं हम लोग अपने ऐसे टॉपिक पे जहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कहाँ पर? वो मेरा आप इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी क्या है, चलता हूँ मैं इंस्टाग्राम आईडी दिखाता हूँ आपको। तो वैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको डेली एनालिसिस से लेकर या फिर किसी भी चीज़ से लेकर कि कैसे प्रिपरेशन करें, तो आप यहाँ पर इंस्टाग्राम पर अगर मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा दीपक__-10004 के नाम से है। फेसबुक अकाउंट दीपक यादव के नाम से है। दोनों जगह एक ही प्रोफाइल आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं किस तरीके से प्रिपेयर वगैरह करा जाए, है ना। और उसके बाद आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक। तो गाइस हो गया है हमारा आज का द हिंदू एनालिसिस का एंड। तो अब हम बात करेंगे अपने कल के द हिंदू एनालिसिस की। और एक बात और बताऊं कि हमारे चैनल पर एक 10 मिनट्स का एनालिसिस भी डेली आता है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि सर मैं यहाँ पर 1 घंटे 1.5 घंटे का एनालिसिस देखता हूँ तो मेरा टाइम बिल्कुल भी नहीं बच पाता है एंड तक। तो यहाँ पे 10 मिनट्स का एनालिसिस है। आप उस 10 मिनट्स के एनालिसिस को देखने के बाद जाओ अपने न्यूज़पेपर पे, अपने न्यूज़पेपर को देखने के बाद नोट्स बनाओ 1 से 1.5 घंटे के अंदर एनालिसिस के साथ साथ। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद क्या करोगे आप, यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ने में पहले तो दिक्कत आती है। अब मैं यहाँ पे 10 मिनट्स के एनालिसिस में आपको जड़ से न्यूज़ बता देता हूँ, ठीक है, जड़ से एकदम न्यूज़ पता चल जाएगी। तो आप न्यूज़पेपर पे आराम से न्यूज़ पढ़ सकते हो, उस पर टिक करो, अंडरलाइन करो चीज़ों को, उसके बाद नोट्स बना लो उसके। तो 1 से 1.5 घंटे के उसमें आपका द हिंदू पूरा कवर हो जाएगा। ऐसे आपको बहुत टाइम लगता है, अगर डिटेल में चाहिए हो तो डिटेल में यहाँ पर आपका चल ही रहा है, दोनों में चल रहा है। 10 मिनट्स भी चल रहा है और 30 to 40 मिनट्स के बीच में भी एनालिसिस होता है, दोनों के दोनों यहाँ पर इस चैनल पे चल रहे हैं। स्टैटिक बुक्स भी चल रही हैं। तो गाइस पूरी तैयारी हो रही है यूपीएससी की। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ठोक दो रेड कलर को बटन को, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, मिलेंगे आप लोगों से कल के लेक्चर में।